सोचिए अगर अचानक पेट्रोल पंप पर फ्यूल ही खत्म हो जाए तो क्या होगा। यह कोई फिल्म नहीं बल्कि एक संभावना है। अगर यूएस और ईरान के बीच में तनाव युद्ध में बदल गया और इसी खतरे को देखते हुए इंडियन क्वालिटी अपना पूरा सिस्टम बदल रहा है एथेनॉल फ्यूल की तरफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आपकी गाड़ियां इस बदलाव के लिए तैयार हैं। वैश्विक तेल संकट के बीच भारत का लक्ष्य एथेनॉल पर निर्भर होना, हालांकि सभी कारें इसके लिए तैयार नहीं हैं। पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल की ऊर्जा सघनता कम होती है, जिससे पुराने पेट्रोल वाहनों की ईंधन दक्षता प्रभावित होगी। आधुनिक पेट्रोल इंजन इस समस्या को लगभग पूरी तरह से दूर कर देते हैं। यानी कि जो न्यू गाड़ियां बन रही हैं जिनमें अब आधुनिक पेट्रोल इंजन लगाया जा रहा है, उनमें क्या है कि एथेनॉल का उपयोग के लिए जो मशीन है वो जो पेट्रोल इंजन है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। लेकिन जो पुराने वाहन हैं जो कि यहाँ पर 2025 से पहले बन रखे हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो उनमें क्या है कि उनका जो ईंधन है उसमें क्या है कि जो एथेनॉल है वो ईंधन जो है, यानी कि जो एथेनॉल है उसको उसका जो इंजन है वो प्रभावित कर सकता है। यानी कि जो एथेनॉल है उसके इंजन को प्रभावित कर सकता है। यानी कि वो जो कारें हैं वो इसके लिए तैयार नहीं है, उनमें मॉडिफिकेशन करना होगा। आज हम दुनिया में जो तेल की सबसे बड़ी चिंता है वो मिडिल ईस्ट यानी कि जो पश्चिमी एशिया है वहाँ से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे भारत का जो 20% तेल है, या हम पूरी दुनिया का 20% तेल जो है वो मिडिल ईस्ट से ही जो है आयात होता है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ते बदलाव यानी कि जो तनाव है उसको देखते हुए, उसके साथ ही हमलों के कारण जो मिडल ईस्ट है उसमें बुरी तरीके से जो है स्थिरता देखने को मिल रही है। यानी कि जो अस्थिरता है वो देखने को मिल रही है। उसके साथ ही इसका जो असर है यहाँ पर जो तेल सप्लाई है उस पर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा यहाँ पर डर ये है कि जो स्ट्रेट और हॉर्मुज़ वाला क्षेत्र है, यहाँ से क्या है दुनिया का जो पूरी दुनिया का जो 20% तेल सप्लाई है वो यहीं से होती है और सबसे सस्ता रास्ता यहाँ पर पड़ता है तेल सप्लाई के लिए। अगर यह युद्ध और रुकावट के कारण बंद होता है तो क्या होगा कि जो तेल सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए प्रभावित होगी और पूरी दुनिया में जो है कच्चे तेल के दाम जो है वो बढ़ सकते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल में हुआ था। उसके साथ ही हम देखें भारत अपनी जो ज़रूरत है वह लगभग 80 से 90% तेल जो है कच्चा तेल जो कि विदेशों से आयात करता है। इसीलिए जो है युद्ध में क्या है कि भारत भी अगर यहाँ पर युद्ध होता है, तनाव बढ़ता है, तो क्या होगा कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो महंगे हो सकते हैं। उसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। उसके साथ ही सरकार पर आयात बिल का दबाव भी बढ़ सकता है। उसके साथ भारत के जो रुपए हैं उसमें भी दबाव बढ़ सकता है। उसके साथ ही रिटर्न के अनुसार भारत में जो यहाँ पर भारत में जो पेट्रोल डीजल है उसकी कीमतें हाल ही में बढ़ोतरी हुई थी। यानी कि अगर हम देखें तो हाल ही में क्या हुआ कि जब युद्ध में काफ़ी ज़्यादा तनाव आ गया था, तो क्या था कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ से तेल आना बंद हो गया था। वहाँ से तेल के टैंकर जो है आ ही नहीं रहे थे। यानी कि जो ईरान है उसने उस पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। वहाँ से पूरे विश्व के जो टैंकर्स हैं वो वहाँ से नहीं जा रहे थे। इसलिए क्या है कि पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो गए थे। उसके साथ ही जो एलपीजी सिलेंडर है वह भी महंगा हो गया था। अब हम देखें यूएस ईरान के युद्ध से क्या खतरा देखने को मिल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो तेल व्यापार है वो एक सस्ते यानी कि समुद्री रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी कि जो मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र है। यहीं से जो है भारत का या फिर हम कहें पूरे विश्व का 20% तेल जो है यहीं से आयात होता है। ईरान इसी क्षेत्र पर स्थित है, यानी कि जो ईरान है वो इसी क्षेत्र पर स्थित है। उसका नियंत्रण भी इस क्षेत्र पर रहता है। गल्फ ऑफ देशों का तेल इसी जो रास्ते होते हुए दुनिया में पहुंचता है। भारत का काफ़ी तेल यानी कि जो है अगर हम कहें कि 85 से 90% तेल जो है वो कच्चा तेल यहीं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला क्षेत्र है यहाँ से आयात होता है। अगर क्या है कि युद्ध बढ़ता है तो जहाज़ जो है वो रुक सकते हैं। उसके साथ तेल सप्लाई जो है वो भी प्रभावित हो सकती है और उसके साथ ही तेल की कीमतें बढ़ेंगी और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो क्षेत्र है अगर यह खतरे में पड़ता है तो पूरे विश्व में ऊर्जा संकट देखने को मिल सकता है। अब हम देखें तो भारत सरकार क्या है जो यहाँ पर
पेट्रोल डीजल है उस पर निर्भरता कम करके एथेनॉल पर निर्भरता बढ़ा रही है, यानी कि अब यहाँ पर एथेनॉल के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इंडिया समझ चुका है कि अगर हम जो विदेश है, विदेशों पर अगर तेल के लिए निर्भर हमेशा रहते हैं तो क्या होगा कि अगर कभी युद्ध होता है, वैश्विक संकट देखने को मिलता है, तो भारतीय जनता को इसका असर देखने को मिल सकता है। इसीलिए सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। उसके साथ ही इसका मतलब क्या है, यानी कि जो यहाँ पर एथेनॉल पर जोर दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, यानी कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाना और धीरे धीरे तेल की जो खपत है वो कम करना। अब हम देखें तो विदेशी तेल को का जो आयात है उसको घटाना, उसके साथ ही किसानों से जो है खरीदी को बढ़ाना, यानी कि किसानों से जो किसान यहाँ पर फसल उत्पादन करते हैं उनको बढ़ाना। पहले क्या था, भारत E10 यानी कि जो 10% इथेनॉल है उस पर निर्भर था, लेकिन अब जो है भारत 20% तक एथेनॉल पर पहुंच चुका है। सरकार इसे यानी कि पूरे भारत को यहाँ पर 80 से 100% एथेनॉल पर उपयोग करना चाहती है, यानी कि पूरे भारत को यहाँ पर एथेनॉल के उपयोग पर लाया जा सकता है यहाँ पर सरकार के द्वारा। अगर हम देखें एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल एक प्रकार का जो बायोफ्यूल है वो है यहाँ पे, यानी कि जैव ईंधन है जो प्राकृतिक चीज़ है उनसे बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें जो गन्ना है, मक्का है, चावल है, उसके साथ ही कृषि के जो अपशिष्ट हैं उनसे यहाँ पर जो बायोफ्यूल है वो बनाया जाता है। यह एक प्रकार का अल्कोहल होता है, लेकिन इसे क्या है पीने के लिए नहीं बल्कि गाड़ियों के ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यह हमारे लिए एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। अब हम देखें ईरान और यूएस के जो युद्ध है उससे क्या सीधा संबंध है, यानी कि जो बायो प्लांट बनाया जा रहा है इसका। युद्ध ने भारत को एक एहसास दिला दिया, यानी कि जो यहाँ पर युद्ध हुआ है यूएस और ईरान के बीच में, इससे क्या है कि पूरे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो गए थे, उसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर महंगे हो गए थे और पूरे जो देश के लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अगर तेल की सप्लाई जो है रुक जाती है तो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से हिल जाती है। इसीलिए अब भारत सरकार ने यहाँ पर एथेनॉल पर निर्भरता को बढ़ाया है, यानी कि अब एथेनॉल बायो जो फ्यूल है सीएनजी, ईवीएस, सोलर एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। उसके साथ ही भविष्य में तेल संकट जो यानी कि अगर होता है पूरे भविष्य में दुनिया पर, तो अगर हम देखें एथेनॉल पर हम निर्भर होंगे तो हमारे पास हमारा एथेनॉल होगा। तो अगर विश्व में भी वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले क्षेत्र पर अगर नियंत्रण होता है किसी का, या फिर हम देखें तो विश्व में संकट देखने को मिलता है, तो हमारे भारत में जो है ऊर्जा संकट नहीं होगा, यानी कि इसे एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कहा जा रहा है। उसके साथ ही अगर हम देखें अब एथेनॉल में जो माइजेल है वो क्यों कम होती है, क्योंकि एथेनॉल में जो एनर्जी डेंसिटी है वो पेट्रोल से कम होती है, यानी कि जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल से कम होती है। यानी कि अगर 1 लीटर पेट्रोल ज़्यादा पूरी तरह से तय किया जाए तो उसके बाद 1 लीटर एथेनॉल जो है कम दूरी तय करता है, यानी कि अगर हम देखें अगर किसी भी गाड़ी में पेट्रोल होता है तो वो ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। अगर 1 लीटर पेट्रोल होगा तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, लेकिन अगर 1 लीटर इथेनॉल होगा वो कम दूरी तय करेगा। यानी कि इसीलिए जो है एथेनॉल को, यानी कि जो हाई एथेनॉल है उसको फ्यूल में माइग्रेट घट सकती है उसकी। उसके साथ ही अगर हम देखें यहाँ पर तो जो सरकार है वो क्यों यहाँ पर एथेनॉल को उपयोग को बढ़ा रही है, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। अगर हम देखें तेल का यानी कि जो विदेशों पर आयात है वो घट जाएगा, विदेशी मुद्रा भी घटेगी, इसके साथ ही किसानों को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही जो एथेनॉल है इससे क्या है कि हमारा अगर देखें तो पूरे विश्व का प्रदूषण यानी कि पूरे विश्व में पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो एथेनॉल जो है एथेनॉल से जो पॉल्यूशन है वो भी कम होता है। उसके साथ ही युद्ध के समय जो है ऊर्जा सुरक्षा मिली रहेगी एथेनॉल से। इसके साथ ही अगर हम देखें चुनौतियां भी देखने को मिल रही है, यानी कि फूड वेस्ट फ्यूल, अगर जो गन्ना है और मक्का है ये ईंधन के रूप में यानी कि ईंधन बनाने के लिए काम आएंगे तो क्या होगा कि खाद की कीमतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, पानी की समस्या देखने को मिल सकती है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में हज़ारों लीटर पानी लगता है, यानी कि अगर हम देखें तो क्या होगा कि पूरे विश्व में यहाँ पर जो पीने वाला पानी है उसकी समस्या देखने को मिल सकती है। पुरानी गाड़ियों पर भी असर पड़ेगा, यानी कि पुरानी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन करवाना होगा, क्योंकि उनका इंजन जो है वो यहाँ पर जो एथेनॉल है इसके उपयोग से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा, या फिर इसका उपयोग नहीं कर पाएगा जो पुराना इंजन है। अब नई फ्लेक्स फ्यूल रिसाइकल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि नई गाड़ियाँ अब जो है यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी।
यानी कि अब हम यहाँ पर देखें तो भारत सरकार ने यहाँ पर एथेनॉल को यहाँ पर 85 से 100% यहाँ पर एथेनॉल का उपयोग करने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है। अब ये जो यहाँ पर जो एथेनॉल है ये ब्राज़ील मॉडल से क्यों चर्चा में है। अब ब्राज़ील में अगर हम देखें तो 1970 में तेल के संकट के बाद एथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। यानी कि जब पूरे विश्व में यहाँ पर यानी कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में अगर हम देखें तो तेल का संकट देखा गया था 1970 में, तब यहाँ पर ये एथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। और आज यहाँ पर भारत में ये जो अर्थव्यवस्था है यहाँ पर अपनाई जा रही है, यानी कि पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर यहाँ पर गाड़ियाँ चलेंगी। अब भारत भी इसी मॉडल की जो प्रेरणा है उसको अपना रहा है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूएस ईरान युद्ध ने वैश्विक तेल संकट बढ़ाया है। उसके साथ ही भारत जैसे तेल आयातित देशों पर भारी दबाव पड़ा है। इससे क्या होगा कि भारत में एथेनॉल और बायोफ्यूल तेजी, यानी कि जो एथेनॉल है और बायोफ्यूल है उस पर तेज़ी से ध्यान दिया जाएगा, उसे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ ही जो एथेनॉल है जो अभी यहाँ पर 20% है, इसको यहाँ पर बाद में जो है 85% से लेकर 100% यहाँ पर कर दिया जाएगा। लेकिन देश की सभी गाड़ियाँ इसके लिए अभी भी तैयार नहीं हैं। माइजेल इंजन और कंप्लेबिलिटी, यानी यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी जैसी चुनौतियाँ हैं वो अभी भी देखने को मिल रही हैं। भविष्य में क्या होगा कि भारत जो है ऑयल इकॉनमी उसके साथ ही लेके जो है जो बायोफ्यूल है इकॉनमी की ओर बढ़ सकता है। यानी कि अब हम देखें तो भारत में जो एथेनॉल है इसका उपयोग ज़्यादा होगा। एथेनॉल से जो है गाड़ियाँ चलेंगी। उसके साथ ही जो है यहाँ पर सरकार का यहाँ पर पूरा उद्देश्य रहा है कि जो एथेनॉल 85 से लेकर जो है एथेनॉल को 100% यहाँ पर उपयोग के लिए, यानी कि दूसरे देशों पर जो तेल है उसके लिए निर्भर न रहना पड़े। आपको क्या राय है कि क्या यहाँ पर जो सरकार ये फैसला ले रही है ये सही है या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। मिलने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।